आज हम बात करेंगे आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 किस तरह से किसी इंडिविजुअल की लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है और ह्यूमन लाइफ के लिए, अगर आपने लाइफ को जीना है और लाइफ को जीना भी किस तरह से डिग्निटी के साथ है, तो हमें 21 आर्टिकल को समझना पड़ेगा। आर्टिकल 21 जो बात करता है, ये दो चीज़ों के बारे में बात करता है। पहली चीज है लिबर्टी, कि इंडिविजुअल को क्या क्या स्वतंत्रता या क्या क्या फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और साथ में ये बात करता है प्रोटेक्शन की, कि अगर वो जीना चाहता है, अगर वो लाइफ जीना चाहता है, जैसे मान लीजिए उसे फूड का अधिकार, शेल्टर का अधिकार, रोटी जो कपड़ा मकान, लाइफ को कैसे जीना है, या उसने शादी किसके साथ करनी है अपनी चॉइस से, ये जो सारे अधिकार है, इन अधिकारों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये भी हमें कौन बताएगा? आर्टिकल 21 बताएगा। लेकिन आर्टिकल 21 खासतौर पर यह भी बात करता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स आपके पास रिजिड नहीं है। फंडामेंटल राइट्स में टाइम के साथ चेंज या इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज की जा सकती है। साथ में यह भी पता चलेगा हमें कि जो आर्टिकल 21 है, ये 21 जो हमें अपनी लाइफ की स्वतंत्रता के बारे में बताता है, ये हमसे कैसे छीना जा सकता है। अगर हम देखें, आर्टिकल 21 में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो पर्सनल लिबर्टी है वो हमसे किस आधार पर छीनी जाएगी? वो छीनी जाएगी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। इस बेस, इस आधार पर हम लोगों से हमारी जो पर्सनल लिबर्टी है वो छीनी जा सकती है। लेकिन यहां ये समझना जरूरी है कि ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा मान लीजिए कि कोई एक लड़की है, वो किसी के साथ शादी कर लेती है भाग के। मतलब अगर ऐसे मान लीजिए कोई लड़की है, वो किसी के साथ रनिंग मैरिज कर लेती है, भाग के मैरिज कर लेती है। अभी मैंने यहां पे लड़की की आयु नहीं बताई आपको। अब यहां पे होता क्या है कि अगर लड़की मान लीजिए 18 साल से कम आयु की है, तो हम लोगों के पास साफ तौर पर एक कानून है, एक लॉ है, जिसमें 18 साल की लड़की, अगर उसकी आयु 18 साल से कम है, तो वो शादी भागकर नहीं कर सकती और उससे शादी करने का अधिकार नहीं है। जबकि हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है कि हमें राइट टू मैरी है, हम अपनी चॉइस से शादी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें यहां समझना क्या, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। यहां पे क्या होता है कि मान लीजिए, पहली चीज है, इस प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में 3 पॉइंट है जो आपने ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट है देयर मस्ट बी अ लॉ। ये कहता है कि कानून होना चाहिए। मान लीजिए लड़की भागी, तो हम लोगों के पास क्या है? कानून है। कैसा? कि अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की शादी करती है, तो वो क्या है, एक तरह से वो लीगल नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो ये क्या हो गया? पहला पॉइंट हो गया, देयर मस्ट बी अ लॉ। लॉ शुड बी अ वैलिड। सेकंड पॉइंट जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय बोलता है, वो क्या बोलता है कि जो कानून है, वो कानून कैसा होना चाहिए? कानून वैलिड होना चाहिए। तो ये वाला जो कानून है, 18 साल से कम उम्र की लड़की विवाह करने वाला कानून, ये कैसा है? ये कानून वैलिड है। अब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का जो थर्ड पॉइंट है, वो कहता है लॉ शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। अब ये तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये साफ तौर पर कहता है कि जो लॉ है,
लॉ कैसा होना चाहिए, फॉलो किया जाना चाहिए स्ट्रिक्टली। और इन बेस पे, इन तीनों आधार पर आपसे जो आपका फंडामेंटल राइट 21 है वो छीना जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने क्या किया था, एक लड़की थी जो 18 वर्ष से कम आयु की थी, उसने क्या कर दिया, रनिंग मैरिज कर ली। तो हमारे पास क्या था, एक कानून था, और ये कानून भी था कैसे, वैलिड था। अब तीसरा पॉइंट क्या है, लॉ शुड बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। अभी फॉलोड कैसा है, फॉलोड का मतलब यहां पर है कि मान लीजिए अगर उसको, अगर लड़की रनिंग मैरिज है, भाग गई है, तो अगर उसको पुलिस पकड़ने जाएगी तो उस समय एक या महिला जो भी रहेगी, 2 हो 3 हो, महिला क्या करेगी, महिला पुलिस जो क्या करेगी, उस लड़की को पकड़ेगी और उसे अपने घर वापस लेके आएगी। दैट मीन्स कि जो ये कानून होगा, ये कानून क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए। कैसा, आपके पास स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। तो ये क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। और इसी के आधार पर आपसे क्या छीना जा सकता है, आपका फंडामेंटल राइट 21 छीना जा सकता है। लेकिन खास बात यह है यहां पर, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा आप, कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है और गोपालन जो केस है, उस केस के अंदर जो आर्टिकल 21 है, इसकी बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन है। मतलब एक बहुत छोटी व्याख्या की गई है यहां पर, ठीक से इसकी व्याख्या नहीं की गई थी, बहुत छोटा सा इंटरप्रिटेशन किया गया था आर्टिकल 21 का गोपालन केस में। क्यों, क्योंकि ये जो केस था, इस केस के अंदर एक खास बात ये भी था कि अगर आपका लॉ बनाने वाला, अब ध्यान में रखना बेटा कि लॉ बनाने वाले कौन होते हैं, लेजिस्लेचर होता है, और लॉ को ग्राउंड लेवल पे जो एग्जीक्यूट करते हैं उन्हें बोलते हैं एग्जेक्टिव कहा जाता है। तो यहां पर जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, ये जो लॉ है, ये जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, जो लॉ कानून बनाने वाले, ये किसी भी तरह का कोई भी कानून बना सकते थे। इनके पास क्या था, आर्बिट्रेरी पावर थी। आर्बिट्रेरी पावर का मतलब है कि ये अपनी मनमानी कर सकते थे लॉ बनाने के लिए। ये जो आपके पास प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, ये बाइंडिंग नहीं लगाता था किसके ऊपर, लॉ मेकिंग प्रोसेस के ऊपर। जो लॉ बना रहे, ये किसी भी तरह का लॉ बना ले, दैट इज वैलिड। लेकिन ये किस पे रिस्ट्रिक्शन लगाता था, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये रिस्ट्रिक्शन लगाता था साफ साफ तौर पर जो एग्जीक्यूटिव है, कि जो लॉ है उसे किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है, उस पे बाइंडिंग लगाता था। कि अगर ये जो आपका लॉ है, जैसे लड़की को पकड़ना था, तो लड़की को पकड़ने के लिए क्या होना चाहिए था, महिला आपके पास क्या होनी चाहिए, कांस्टेबल होनी चाहिए या पुलिस वाली होनी चाहिए। तभी जाकर आप क्या कर सकते थे, उस लड़की को, जो 18 वर्ष से कम आयु की लड़की थी, उसे आप गिरफ्तार करके वापस लेके आ सकते थे। ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है। परंतु हुआ क्या कि अगर आप देखेंगे, मेनका जो गांधी केस है 1978 वाला, हमने थोड़ा सा आर्टिकल 21 को और मॉडिफाई करने की कोशिश की। समय समय के बाद जो बदलाव हुए वो आर्टिकल 21 के अंदर हुए, क्योंकि जो आर्टिकल 21 था वो इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ साथ आपने अपनी लाइफ को कैसे मीनिंगफुल बनाना है वो भी प्रमोट करता था, इंडिविजुअल की थिंकिंग को प्रमोट करता था। एक तरह से होल डेवलपमेंट इंडिविजुअल का वो भी क्या करता था, 21 प्रमोट करता था। लेकिन ये बाद बाद में जब इसका वाइडर एक्सप्रेशन आया या वाइडर इंटरप्रिटेशन किया, उसमें बताया गया। लेकिन ये वाइडर इंटरप्रिटेशन आया कहां से, ये है आपके पास मेनका गांधी केस से। मेनका गांधी जो केस है, मेनका गांधी केस 1978, इनका पासपोर्ट जब्त कर दिया गया था। तो उस स्थिति में इन्होंने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस किया गया था। अब यहां पे होता क्या है, 1978 में पहली बार अमेरिकन कॉन्सेप्ट ड्यू प्रोसेस को क्या किया गया, यूज किया गया, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यहां पर अब ये जो ड्यू प्रोसेस है ये होता क्या है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसको यूज किया। अगर हम देखें ड्यू प्रोसेस में क्या होता है, अगर हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ भी पढ़ा, ड्यू प्रोसेस भी पढ़ लिया, अब वहां पे क्या था, देयर मस्ट बी अ लॉ, वहां लॉ होना चाहिए था, लॉ मस्ट बी वैलिड, लॉ कैसा होना चाहिए था, वैलिड होना चाहिए था, और इट शुड फॉलोड स्ट्रिक्टली, तीसरा पॉइंट ये था। लेकिन ड्यू प्रोसेस के अंदर साफ तौर पर यह बताया कि जो लॉ है, लॉ कैसा होना चाहिए, फेयर भी होना चाहिए, जस्ट भी होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, रिजनेबल भी होना चाहिए। तो ड्यू प्रोसेस के अंदर ये चारों पॉइंट आएंगे कि लॉ होना चाहिए, लॉ वैलिड भी होना चाहिए,
इसको फॉलो स्ट्रिक्टली भी किया जाना चाहिए। और अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट है कि लॉ कैसा होना चाहिए, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। इसका मतलब यह है कि जो लेजिस्लेचर हो गए, जो लेजिस्लेचर लॉ मेकर हो गए देश के अंदर, उन्हें भी क्या रखना पड़ेगा, उन्हें भी ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि अगर वो लॉ बना रहे हैं तो वो लॉ कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी लॉ उन्होंने बना दिया और उसको क्या कर दिया, प्रोपोगेट करने की कोशिश कर दी। तो लॉ भी कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, बिल्कुल फेयर, मतलब साफ, रीजनेबल मतलब ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लॉ बना दिया कि 40 साल की लड़की या 40 साल एज कर दिया आपने शादी विवाह की, तो ये 40 साल तो कहीं से भी ठीक नहीं है। तो ये कैसा हो गया, लॉ कैसा हो गया, अनरीजनेबल हो गया। इसीलिए जो ये ड्यू प्रोसेस है, इस ड्यू प्रोसेस का भी क्या किया जा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है कौन, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट। और इसका जो फायदा मिला ड्यू प्रोसेस का, ड्यू प्रोसेस का फायदा ये मिला कि ये आपके जो आर्बिट्रेरी पावर है, आर्बिट्रेरी पावर एक तरह से मनमानी जो शक्तियां हैं किसके पास, हमारे लॉ बनाने वाले लेजिस्लेचर, और साथ में जो एग्जीक्यूटिव है जो इन लॉ को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करता है, इन दोनों के अगेंस्ट में इसका क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। और ये एक तरह से उन पे भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है लेजिस्लेचर के ऊपर, एज वेल एज आपके पास एग्जीक्यूटिव के ऊपर भी क्या लगाएगा, ये एक तरह से पाबंदी लगाएगा, एक तरह से रोक लगाएगा। ये थोड़ा सा आपने यहाँ पे ध्यान रखना। और साथ में ड्यू प्रोसेस के साथ क्या आता है कि ड्यू प्रोसेस को एक और चीज का भी ध्यान रखना होता है, वो ध्यान रखना होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। अब नेचुरल जस्टिस का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, थोड़ा समझ लेते हैं। ये कहीं पर भी वैसे लिखा नहीं है, लेकिन इसको भी साथ में ड्यू प्रोसेस का समझना होगा, क्योंकि ड्यू प्रोसेस की प्रोविजन को ये क्या करता है, फॉलो करता है। ये जो नेचुरल जस्टिस है वो ये कहता है कि कोई भी आदमी अपने केस में, अगर उस पर किसी भी तरह का केस हो गया है, चाहे क्रिमिनल है, वॉटेवर किसी भी तरह का केस है, वो अपने केस में खुद जज नहीं हो सकता, अपने केस में वो खुद जज नहीं हो सकता। और दूसरी बात क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दूसरी बात ये कहता है कि कोई भी एक्यूज्ड है, अगर आपने किसी भी आदमी को क्या करना है, पनिशमेंट देना है, तो अगर आपने पनिशमेंट देना है तो अगर वो उसने जुर्म किया है या उसने जुर्म नहीं किया, उसे भी क्या मिलना चाहिए, फेयर मौका मिलना चाहिए कि वो भी क्या कर सके, अपनी बात जुडिशरी के सामने रख सके। ये क्या है आपके पास, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ये ड्यू प्रोसेस के साथ ही है। और ये क्या करता है, एक वाइडर कॉनोटेशन, एक वाइडर इंटरप्रिटेशन देता है किसकी, आर्टिकल 21 की। एक खास बात है और है आर्टिकल 21 के अंदर, वो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना। एक ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है कि राइट टू जब लाइफ है तो क्या राइट टू डाई भी है, क्या मरने का भी अधिकार है। भारत के अंदर मरने का अधिकार तो नहीं है साफ तौर पर लिखा हुआ, लेकिन एक अधिकार दिया है, राइट टू डाई विद डिग्निटी, डिग्निटी, सम्मान के साथ मरने का अधिकार। लेकिन साथ में क्या लिखा है, पैसिव यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया। ये पैसिव यूथनेशिया क्या होता है, यूथनेशिया एक एक्टिव होता है और एक पैसिव होता है। कई देशों में ऐसा भी अधिकार है जहां आप अपनी मर्जी से मर भी सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में पैसिव यूथनेशिया है। इस पैसिव यूथनेशिया का मतलब यह है कि मान लीजिए अगर कोई आदमी बहुत लंबे समय से बीमार है और डॉक्टर्स भी ये कह देते हैं कि इनके ठीक होने की संभावनाएं लगभग 0% है, ऐसी स्थिति में उस आदमी के अंदर उसको किसी तरह का केमिकल इंजेक्ट ना कर कर, जिस आधार पर वो अभी तक जी रहा था, जो लाइफ सपोर्ट अभी तक उसे दिया गया था, मान लीजिए वो वेंटिलेटर पे थे या कहीं और उन्हें रखा गया था, वो लाइफ सपोर्ट क्या किया जाता है, वो लाइफ सपोर्ट क्या कर दिया जाएगा, यहां पर हटा दिया जाएगा और उसके बाद उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन जो एक्टिव होता है, एक्टिव में या तो क्या किया जाएगा, अगर कोई मरना चाहता है उसे कोई केमिकल इंजेक्ट करवा दिया जाएगा या किसी इस तरह की मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी ताकि उसे मरने में क्या हो, सहूलियत हो। परंतु यहां पर क्या है, यहां पर जो उसका लाइफ का जो सपोर्ट था जिसपे अभी तक वो जी रहा था, तो वो क्या कर दिया जाएगा, वो हटा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।